किसी बेहतरीन रिसर्च आइडिया को एक सफल क्लिनिकल ट्रायल में बदलना, जानते हैं, अक्सर एक बहुत मुश्किल सफ़र लगता है। और इस सफ़र का जो सबसे ज़रूरी नक्शा होता है वो है रिसर्च प्रोटोकॉल। तो चलिए इस विश्लेषण में समझते हैं कि कैसे एक ऐसा मजबूत, कह सकते हैं बुलेट प्रूफ प्रोटोकॉल तैयार किया जाए जो न सिर्फ आसानी से मंजूरी हासिल करे बल्कि भरोसेमंद वैज्ञानिक प्रमाण की एक ठोस नींव भी रखे। इस पूरे सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर अच्छे खासे प्रोटोकॉल खारिज क्यों हो जाते हैं। फिर हम दुनिया भर में अपनाए जाने वाले गोल्ड स्टैंडर्ड्स को जानेंगे। इसके बाद हम अपनी स्टडी का वैज्ञानिक आधार तैयार करेंगे, डेटा और क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे, और हाँ, भारत की जो खास रेगुलेटरी चेकलिस्ट है उसे भी समझेंगे। और अंत में इन सब को मिलाकर हम तैयार करेंगे सफलता का एक पक्का ब्लूप्रिंट। तो चलिए सबसे पहले उस समस्या की जड़ तक चलते हैं जहां अक्सर सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार बहुत ही शानदार रिसर्च आइडियाज भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि उनकी नींव में ही दरारें होती हैं, मतलब उनका प्रोटोकॉल ही कमजोर होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्लिनिकल रिसर्च में इतनी देरी और फेलियर के पीछे का असली कारण क्या है? इसका जवाब पता है, अक्सर वहां नहीं मिलता जहां हम आमतौर पर सोचते हैं। देखिए, अक्सर नाकामी की वजह अच्छे आइडिया की कमी नहीं होती, बल्कि प्रोटोकॉल में कुछ ऐसी आम खामियां होती हैं जिन्हें टाला जा सकता है। रिव्यू करने वालों के लिए ये रेड फ्लैग्स की तरह होते हैं, जैसे कि स्टडी के मकसद और उसके नतीजों को मापने के तरीकों में कोई तालमेल ही ना हो, या फिर सैंपल साइज बहुत छोटा ले लिया हो। कई बार तो इंटरवेंशन यानी जो इलाज या दवा दी जा रही है उसका ब्यौरा ही गोलमोल होता है। और अगर डेटा की निगरानी का प्लान कमजोर हो या रेगुलेटरी नियमों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो समझिए प्रोटोकॉल शुरुआत में ही सवालों के घेरे में आ जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका सीधा साधा हल है वैश्विक मानकों का पालन करना। आप इन स्टैंडर्ड्स को रिसर्च की दुनिया में फिजिक्स के नियमों की तरह समझ सकते हैं। ये नियम बदलते नहीं हैं और एक अच्छी क्वालिटी के लिए एक मजबूत यूनिवर्सल ढांचा तैयार करते हैं। अच्छा, इन मुश्किल से दिखने वाले नामों के जंजाल को थोड़ा आसान बनाते हैं। स्पिरिट जो है वो प्रोटोकॉल का मूल ढांचा यानी स्ट्रक्चर तय करता है। कंसॉर्ट ये बताता है कि नतीजों को रिपोर्ट कैसे करना है। वहीं ICHE 6R3 क्वालिटी बाय डिजाइन को पक्का करता है, मतलब क्वालिटी शुरू से ही डिजाइन का हिस्सा हो। और ICHE 9R1 जो है वो रिसर्च के असल सवाल को बिल्कुल सटीक तरीके से डिफाइन करने में मदद करता है। ये सब मिलकर ही एक दमदार प्रोटोकॉल की नींव रखते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोकॉल के दिल की, यानी उसके वैज्ञानिक आधार की। सच पूछिए तो यही वो हिस्सा है जहां किसी भी रिसर्च की असली ताकत डिजाइन की जाती है। ये किसी बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की तरह है। यहाँ पर सबसे जरूरी और पहला कदम है एस्टिमेट को ठीक से डिफाइन करना। ये शब्द थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये प्रक्रिया रिसर्चर्स को इस बात पर बिल्कुल क्लियर होने के लिए मजबूर करती है कि वो असल में किस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। मतलब कुछ भी और डिज़ाइन करने से पहले ये तय करना ज़रूरी है कि हमारी स्टडी की जनसंख्या कौन होगी, हम क्या मापेंगे और कैसे मापेंगे। अब आते हैं सैंपल साइज पर। देखिए, सैंपल साइज तय करना सिर्फ एक मैथ्स प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक 4 स्टेप वाला लॉजिकल तर्क है जिसे रिव्यूअर्स देखना चाहते हैं। पहला, अपनी धारणाएं साफ साफ बताइए। दूसरा, आप जो असर देखना चाहते हैं वो मेडिकली कितना महत्वपूर्ण है ये बताइए। तीसरा, अपनी कैलकुलेशन दिखाइए। और चौथा, ये भी हिसाब लगाइए कि कुछ लोग बीच में स्टडी छोड़ सकते हैं, तो उसके लिए सैंपल साइज थोड़ा बढ़ाकर चलिए। चलिए अब बात करते हैं स्टडी के उन हिस्सों की जो इसे पर्दे के पीछे से सुचारू रूप से चलाते हैं और डेटा को भरोसेमंद बनाते हैं। आप इन्हें स्टडी का प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और लॉजिस्टिक्स सिस्टम भी कह सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही मॉडर्न और ज़रूरी सोच सामने आती है, वो है क्वालिटी बाय डिज़ाइन। इसका सीधा सा मतलब है कि समस्याएं होने का इंतज़ार मत करो, बल्कि क्वालिटी को शुरू से ही अपने प्रोटोकॉल का एक अभिन्न हिस्सा बना लो। इसका मतलब है कि हमें अपनी पूरी ताकत उन चीज़ों पर लगानी चाहिए जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, जैसे कि पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा और डेटा की सटीकता। हर एक छोटी मोटी चीज़ की 100% जांच करने के बजाय उन जगहों पर ध्यान देना ज़्यादा स्मार्ट और असरदार होता है जहां जोखिम सबसे ज़्यादा है। अब ये सेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिर्फ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही काफ़ी नहीं है, प्रोटोकॉल को भारत के खास और अनिवार्य नियमों को भी पूरा करना होगा।
इन्हें आप लोकल बिल्डिंग कोड्स की तरह समझिए, जिन्हें नज़रअंदाज करने का सवाल ही नहीं उठता। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया यानी CTRI में रजिस्ट्रेशन हमेशा पहले पार्टिसिपेंट को स्टडी में शामिल करने से पहले होना चाहिए। ये एक ऐसा नियम है जिसमें कोई भी छूट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। भारत में एक और बहुत खास जरूरत है ऑडियो विजुअल यानी AV सहमति की। कुछ खास तरह के ट्रायल्स में जहां पार्टिसिपेंट्स कमजोर हो सकते हैं, वहां उनकी सहमति की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है, तो इसकी प्लानिंग भी पहले से ही करनी होगी। रिसर्चर्स के लिए पता लगाना भी बेहद जरूरी है कि क्या उनकी स्टडी इन नियमों के दायरे में आती है। अगर हाँ, तो फिर मुआवजे, गंभीर साइड इफेक्ट्स की रिपोर्टिंग और बीमा से जुड़े कई सारे नियम लागू हो जाते हैं जो प्रोटोकॉल को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये स्लाइड एक तरह से भारत में क्लिनिकल स्टडी की रेगुलेटरी यात्रा का एक साफ साफ रोड मैप दिखाती है। सफर की शुरुआत होती है एथिक्स कमेटी यानी IEC की मंजूरी से। उसके ठीक बाद CTRI में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। फिर पहले पार्टिसिपेंट को एनरोल किया जाता है। इसके बाद अगर लागू हो तो NDCT नियमों का पालन होता है और आखिर में रिपोर्ट IEC को सौंपने और नतीजे CTRI पे पब्लिश करने के साथ ये यात्रा पूरी होती है। तो चलिए अब अंत में देखते हैं कि ये सारे अलग अलग हिस्से मिलकर कैसे एक शक्तिशाली, ठोस और एक्शन लेने लायक प्लान बनाते हैं। एक बहुत ही कमाल का और प्रैक्टिकल टूल है 1 पेज का कॉन्सेप्ट नोट। ये अपनी सोच को एक स्ट्रक्चर देने का एक शानदार तरीका है। इसमें स्टडी का टाइटल, उसका मकसद, सैंपल साइज का लॉजिक और रेगुलेटरी प्लान जैसे सारे जरूरी पॉइंट्स एक ही पेज पर आ जाते हैं। ये पूरे प्रोटोकॉल का सार तैयार करने में जबरदस्त मदद करता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। प्रोटोकॉल को सिर्फ एक लंबा चौड़ा फॉर्मेलिटी वाला डॉक्यूमेंट न समझें। ये असल में हाई क्वालिटी रिसर्च के लिए एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है। ये प्रॉब्लम्स आने पर रिएक्ट करने के बजाय पहले से ही सोच समझकर प्रोएक्टिव होने के बारे में है। तो अंत में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया प्रोटोकॉल सिर्फ एक औपचारिकता पूरी नहीं करता, बल्कि वो बेहतर विज्ञान की नींव रखता है। तो ये जो ब्लूप्रिंट वाला अप्रोच है, ये सिर्फ मंजूरी दिलाने से आगे बढ़कर हमें ज़्यादा प्रभावशाली और भरोसेमंद वैज्ञानिक सबूत बनाने में आखिर कैसे मदद कर सकता है?